अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। पीटीआई में इख्तिलाफात पर इमरान खान ने एक्शन ले लिया है और उन्होंने पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत दी हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत का नाम भी सामने आ रहा है। आज अडियाला जेल में आखिरकार इमरान खान की पार्टी के दोनों नाराज ग्रुपों से मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिमली फराज और रऊफ हसन समेत शेरियार आफरीदी और जुनैद अकबर शामिल थे। जबकि इससे पहले 4 जुलाई को इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इख्तिलाफात पर मुलाकात के लिए बुलाया था, मगर जेल इंतजामिया की जानिब से इजाज़त न मिलने की वजह से मुलाकात न हो सकी। और इसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने जेल इंतजामिया के इस रवैये पर भूख हड़ताल की धमकी भी दी थी। आज मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा खामोशी से चले गए और उन्होंने मामूल के मुताबिक मीडिया से बात नहीं की। लेकिन मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात में इख्तिलाफात पर दोनों ग्रुप से बात की है और उन्होंने पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत भी दी हैं। और इसका ऐलान पीटीआई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में करेंगे। जबकि अब से कुछ देर पहले पार्टी के नाराज रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़े बयानात देने के बाद शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था। खबर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि वो इमरान खान की शेर अफजल मरवत की रुकनियत मुअत्तल करने से मुतालिक हिदायत से आगाह नहीं है। इसके अलावा हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक इमरान खान ने भूख हड़ताल से मुतालिक फैसला भी कर लिया है। एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है, पार्टी में इख्तिलाफात पर इमरान खान ने कुछ रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, जिसकी तफसीलात हम हैदर शिराजी से ही मालूम करेंगे। मगर दूसरी तरफ 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान की अबूरी जमानतें खारिज हो गई हैं, जिसके बाद हुकूमत को उन्हें जेल में मजीद रखने का जवाब मिल गया है। वाज़ेह है कि 9 जुलाई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुनाया था और आज इसका तहरीरी फैसला भी आ गया है, जिसमें अदालत ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के किरदार के हवाले से बात की है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया है कि 7 मई को शाम 5 बजे इमरान खान ने जमान पार्क में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पीटीआई क़यादत के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए शुरका को हिदायत दी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा करके फौजी तनसीबात समेत हुकूमती अमलाक और पुलिस एहलकारों पर हमला किया जाएगा ताकि उनकी रिहाई के लिए हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सके। जबकि 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्क की हालात श्रीलंका से भी बुरे होंगे। इमरान खान की 9 मई के दिन की एक और वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वो पीटीआई कारकुनों को एहतजाज के लिए इश्तियाल दिला रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान के वीडियो पैगाम के ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराए हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन का इमरान खान के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने रियासत के खिलाफ जंग की नीयत से मुजरिमाना साजिश की और पीटीआई की आला क़यादत ने इस साजिश से इत्तफाक करते हुए इमरान खान का इश्तियाल अंगेज पैगाम जदीद आलात के जरिए मुजाहिरीन तक पहुंचा दिया, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन ने जिना हाउस पर हमला कर दिया और उसे आग लगा दी। इस हवाले से पेमरा, FIA, साइबर क्राइम विंग और अंदरूनी सलामती के इदारों की रिपोर्ट्स भी रिकॉर्ड के साथ मौजूद हैं। जबकि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान का यह मौक़िफ़ है कि इस केस के जरिए उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर उनके दलाइल में वजन नहीं है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन मुजाहिरा भी दहशतगर्द बन जाता है और फिर इस साजिश के तहत इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस समेत सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। और इसी वजह से दरख्वास्त गुजार इमरान खान अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक खो बैठा है। अबूरी ज़मानत मासूम फ़र्द का हक है, मगर इमरान खान ने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की है, जिसकी वजह से अबूरी ज़मानत उनका हक नहीं है और दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक़ साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। और इसी वजह से इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की कोई मेरिट नहीं बनती है और उनकी पहले से मौजूद अबूरी ज़मानतें भी वापस ली जाती हैं। अब देखते हैं कि अपील की सूरत में आला अदालतें इस फैसले पर क्या फैसला देंगी। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी। हैदर शिराजी, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए क्या कह रहे हैं? इमरान खान से मुलाकात, उसके बाद मुतअद्दिद रहनुमाओं को की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने की खबरें सामने आ रही। देखिए, बानी पीटीआई से इससे कबल भी मुलाकात के लिए 6 रहनुमा गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी थी। उसके बाद इस ग्रुप से हटकर एक ग्रुप ने फैसला किया था कि बानी पीटीआई को ख़त लिखकर अपने जो खदशात हैं उनका इजहार किया जाएगा। लेकिन इस दौरान अब ये आज मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और इस मुलाकात के हवाले से हमारे ये सोर्सेज बता रहे हैं कि बानी पीटीआई ने शुरू ही में पार्टी के अंदर होने वाली तमाम
मामलात से पार्टी रहनुमाओं को आगाह किया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये बानी पीटीआई इतना कुछ जानते हैं। उन्होंने आज सख्त हदायत जारी की हैं। सबसे अहम ये कि पार्टी में जो इख्तलाफात होते हैं, कोई भी पब्लिक में आकर पार्टी की पॉलिसी पर तनकीद करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आज पार्टी रहनुमाओं को हदायत की हैं कि शरफसल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जाए। इस हवाले से शरफसल मरवत की पार्टी रुकनीत के हवाले से अगर बात कीजिए तो अब दो चीज़ें मैंने पार्टी की क़यादत से बात की, दो चीज़ें वाज़ेह की जाएँ कि आया पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उनकी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन की हैसियत से पार्लियामान में मौजूद हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने आज इस हवाले से बताया कि वो भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और 10 मुहर्रम के बाद से वो भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर वो तैयारी करें और भूख हड़ताल की तरफ वो भी जाएं, इसके लिए तैयारियां की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि जो पार्टी के रहनुमा मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर गए, अगर वो वापस आ रहे हैं, कोई बयानात अगर दिए जा रहे हैं तो पार्टी मुकम्मल खामोशी इख्तियार करे, इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बानी पीटीआई ने एक ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू की है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के हम किसी भी किस्म के मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे। तो लिहाजा सबसे अहम इसमें यह है कि जो पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन की उन्होंने बात की है। अब वो उमर अयूब हैं, तर्जमान रऊफ़ हसन हैं, वो शिबली फराज भी इस मुलाकात में थे। तो ये वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या नोटिफिकेशन के ज़रिए बानी पीटीआई के अहकामात को पार्टी के सामने या कौम के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों को देना दुरुस्त है या नहीं? कल सुप्रीम कोर्ट इन दोनों सवालात का फैसला सुनाने जा रही है। मंगल को मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज करने के बाद पिछले 2 दिन में केस सुनने वाले 13 जजेस के 2 गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुए और फिर मुशावरत के बाद आज कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक कल दोपहर 12 बजे चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस का मुख्तसर फैसला सुनाएगा। अहम बात यह है कि इस कॉज लिस्ट से पहले एक और कॉज लिस्ट जारी हुई थी, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने सुबह 9 बजे फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम में वाज़ेह तब्दीली होने जा रही है। सिर्फ कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों का फैसला होना है और अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि हुकूमत अपने बलबूते पर कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट इस केस को सुन रहा था, जिससे बराह रास्त नशर भी किया गया और अब कुछ घंटे बाद इसका फैसला सुना दिया जाएगा। वैसे तो ये इलेक्शन के बाद मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का केस है, मगर ये तनाज़ा 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ही खड़ा हो गया था। पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और फिर इसी हालत में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया, मगर फिर भी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ली। और क्योंकि मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं बल्कि सियासी जमातों को मिलती हैं, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद अपने अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवा दिया। मगर वाज़ेह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा भी आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और यही सूरत हाल मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ चली गई। कौमी असम्बली में जीते हुए आज़ाद अरकान के तनासुब से तहरीक इंसाफ को खवातीन और अक़लियतों की 22 मखसूस नशिस्तें मिलनी थीं, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें लेना चाहती थी। मगर जब ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने कई समातों के बाद 4 मार्च को फैसला जारी करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना ही कोई नशिस्त जीती है और ना ही अपनी मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती लिस्ट जमा कराई है। इसलिए सिर्फ आज़ाद अरकान असम्बली की शमूलियत से वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं हो जाती। यानी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया। साथ ही ये फैसला भी दिया कि मज़कूरा मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती, इसलिए सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी है, वो नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए अहल तसव्वुर की जाएगी। मगर मौजूदा सूरत हाल में यह तस्लीम शुदा पोजीशन है
कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही खवातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। और जब आइन और कानून की लाजमी शिकों की खिलाफ वर्जी की गई हो तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावे का हक नहीं देता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने यह भी कहा कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो उनके खाली रह जाने के फार्मूले का इतलाक होगा, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों में तकसीम कर दिया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने सिर्फ इस नुक्ते से इख्तलाफ किया था कि बाकी बच जाने वाली मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इस दौरान खुद तहरीक इंसाफ भी तस्लीम करने लगी कि दीगर ऑप्शंस के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला गलत था। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी ये यही मुझे इल्म है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी तहरीक इंसाफ के हिस्से की 22 नशिस्तों में से 14 नशिस्तें नून लीग को मिल गई, 5 पीपल्स पार्टी को मिल गई, जबकि 3 नशिस्तें JUI को मिल गई। जबकि सूबों में भी बच जाने वाली नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई और यूँ कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। और कौमी असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद अपडेटेड नंबर्स के मुताबिक मज़कूरा मखसूस नशिस्तों को मिलाने पर हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 228 बनती है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार होते हैं। मगर फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस में 2 दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बुरी रिलीफ देते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया और स्पीकर कौमी असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया, जिस पर तहरीक इंसाफ पर उम्मीद हो गई कि अदालत का हतमी फैसला भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आ जाएगा। मगर अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। और इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जहां 3 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मुन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल करते हुए मज़कूरा अरकान को केस के हतमी फैसले तक ऐवान में वोट देने से रोक दिया। साथ ही इस बेंच ने मज़ीद समाअत के लिए लार्जर बेंच बनवाने की सिफारिश करते हुए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया, जिसने 13 रुकनी फुल कोर्ट बनाकर 3 जून से समातें शुरू कर दी और परसों इसका फैसला महफूज कर लिया गया, जिसे अब कल सुनाया जाएगा। दौरान समाअत इन सवालात पर बहस होती रही कि अगर किसी सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और इलेक्शन के बाद मुतादिद आज़ाद अरकान उस जमात में शामिल हो जाते हैं तो क्या वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो जाती है, और अगर उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं तो क्या उसके हिस्से की नशिस्तें असम्बली में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या उन्हें खाली रखा जाएगा। इस पर समाअत के दौरान खुद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें खाली रखी गई तो ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी मुतासिर होगी। If we take the scenario that to leave these seats empty, you may be penalizing one or the other political party, but who you're certainly penalizing are non-Muslims and women. Whether it's of political party A or political party B, the women numbers in the National Assembly go up. Whether it's political party A or B, the numbers of non-Muslims go up. So I think it would be very fair and be doing violence to both these segments, very important segments of society. सिर्फ यही नहीं, जज ये सवालात भी उठाते रहे कि इलेक्शन के दौरान अगरचे तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन उसके अरकान अपनी ही जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते थे। सिर्फ यही नहीं,
जजिस के ये रिमार्क्स भी सामने आए कि आज़ाद अराकीन दरअसल तहरीक इंसाफ ही के अराकीन थे। The symbol was taken away, therefore it is no more a political party. But yet they recognize it as an enlisted political party. Yes. Now, as an enlisted political party, how does a party secure or win an election? Because the symbol, to my mind, is not relevant. Yes. So, a enlisted political party not necessarily has to have a common symbol to secure a general seat. Continue with the observations of my other distinguished colleagues, Justice Athar Manila, that PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। इसके अलावा दौरान समाअत बार बार बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल भी दोहराई गई, जिसे 2019 में इसी तरह की पेचीदगियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन की एक मखसूस नशिस्त दे दी थी। दौरान समाअत जब जस्टिस आयशा मलिक ने इस मामले पर सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया कि वो फैसला कानून के मुताबिक नहीं था, यानी अपने पुराने फैसले को इलेक्शन कमीशन ने गलत करार दे दिया। और फिर जवाब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत के दौरान 20 नुक्ते को उठाया गया था, वहाँ क्यों ये बात नहीं की गई। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह बार बार 2024 और 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाते रहे। परसों केस की समाअत मुकम्मल हुई थी, फैसला महफूज कर लिया गया था। इसके बाद कल और आज केस सुनने वाले 13 जजेस ने फैसले से मुताल्लिक मुशावरत की और फिर आज ही कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक कल 12 बजे केस का मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। प्रोग्राम ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा कि खावर मानी का अपनी साबका बीवी बुशरा बीबी के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक हरकतों पर उतर आए हैं, वो भी अदालत के सामने। क्या मामला है, तफसील आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास इस केस को सुनने और इस पर फैसला देने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। और इस मरहले पर खावर मानी का फैसले के खिलाफ अपीलों को इल्तवा में रखने और इस केस में ताख़ीर करने के लिए घटिया और गलीज़ तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। अब उन्होंने इस केस में अपनी साबिका अहलिया की 6 साल पहले माहवारी की तफसीलात वाज़े करने के लिए अदालत से उनका मुआयना करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड की इस्तदा कर दी है और साथ ही इद्दत के दौरानिए का तयन करने के लिए वफाकी शरई अदालत और इस्लामी स्कॉलर्स की राय लेने की भी इस्तदा कर दी है। ये वो सवाल है जिस पर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है, बल्कि खुद निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद भी वाजे कर चुके हैं कि इद्दत के हवाले से खातून का अपना कौल बढ़तर है। लेकिन इसके बावजूद खावर मानिका की जानिब से तलाक देने के 6 साल बाद अपनी साबिका अहलिया की किरदार कुशी, उन पर घटिया इल्ज़ामात लगाना, उनको सलाखों के पीछे रखवाना और इंसाफ के हुसूल में रुकावटें पैदा करना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के लिए तलाक कितना बड़ा टैबू है। और बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में सज़ा के खिलाफ सिर्फ ख़वातीन के हुकूक की तंजीमें ही नहीं बल्कि दीगर तंजीमें भी सवाल उठा रही हैं। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ख़वातीन तलाक के 6 साल बाद भी अपने साबिक शौहर के हाथों किरदार कुशी और घटिया इल्ज़ामात से महफूज नहीं रहेंगी। उनकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स दोनों महफूज नहीं रहेंगी और शादी ख़त्म होने के कई साल बाद भी उनके साबिक शौहर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, अदालत में मुकदमा कर सकते हैं और फिर अदालत से सज़ा दिलवा सकते हैं। ये वही खावर मानिका हैं जो इससे पहले अपनी साबिका अहलिया की पाकदामनी और पाकीज़गी की मिसालें दिया करते थे और आज यही खावर मानिका अपनी साबिका अहलिया को झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। गुज़िश्ता साल हमने अपने प्रोग्राम में खावर मानिका को उनके पहले के बयानात दिखाए कि वो कैसे बुशरा बीबी की पारसाई की गवाही देते थे, इमरान खान के हक़ में बात करते थे और वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जनवरी 2018 में शादी की खबर आने के बाद। आप जो इतने सारे वाक़यात बता रहे हैं तलाक के पहले के, जिसमें आपने इमरान खान साहब को अपने मुलाजिम से कह के घर से निकलवाया, आपने बाकायदा एतराज़ात किए अपनी अहलिया से कि रात के देर तक आप उनसे बात करती रहती हैं, फिर आप बनी गाला चली गई हैं, फिर आप बनी गाला में उनके घर चली जाती हैं, ये कौन सा पीर मुरीदी का ताल्लुक है, ये सारे आप एतराज़ात कर रहे थे। जंग द न्यूज़ में खबर आती है तो आप जंग और द न्यूज़ पे हमलावर हुए, आपने इमरान खान के कैरेक्टर की गवाहियाँ दी, अपनी बीवी का दिफा किया जो कि साबका बीवी थी। देखिए ज़रा क्या किया आपने उस वक्त। मेरा नाम जी खावर फरीद मानिक है। मैं शायद
आपके चैनल पे या ऐसी ना आता, लेकिन मैंने जो अभी कल से मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये निहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड के उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साहबका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे पास में होगा। लेकिन आई कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही है सब गलत है और मुझसे मंसूब की जा रही है और आई डोंट एग्री विद नन ऑफ देम। थैंक यू जी। खावर मानिका साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात इसको मैं एग्री करता हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और इसमें अब जब वो अपने घर बैठी थी तो मैं उसे डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ मुझे ना बच्चों को इस इल्म का ही नहीं था, हमें तो इल्म ही नहीं था कि कोई निकाह हुआ है या कोई शादी हुई है। ये तो जब न्यूज़ में आई खबरें तो हमने शोर उसको भी मैंने वीडियो की और बच्चों ने भी ज़रा बड़ा बुरा मनाया कि हमारी मामा तो नानी के घर चलो बैठी हैं, तो ये शादी का बीच में से कहाँ आ गया। ये तकद्दुस था, एक रिश्ता तकद्दुस वाला था पीर और मुरीद का। मगर आप तो शादी करते नहीं है। मैंने बड़ी मानिका साहब आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का। उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है, वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे, हालांकि आपके सामने वाकयात थे, आप निकलवा चुके थे उनको अपने घर से बकौल आपके उससे पहले। खान साहब अब मैं टूट गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। मेरे दिल में जो है मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर मेरा दिल अब ये इजाज़त नहीं देता कि मैं बोझ के साथ बैठा रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सबके साथ कौम के सामने आपके सामने रख दूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। वैसा मगर ये मुझे बताइए, ये हो रहा है कि आप टूट गए हैं और आप खुदा ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, या उस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि आप पूरे उस सिस्टम के बेनिफिशरी बने, उस बेनिफिशरी इस तरीके से बने कि आपकी बड़ी चलती थी, आप अपनी मर्जी से DPOs बदलवाते थे, कमिश्नर्स बदलवाते थे, आप बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठा रहे थे। फिर आपके करप्शन के किस्से सामने आते हैं, आप पर मुकदमे बनते हैं, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको बेल मिलती है, तो उस वक्त आपने ये बेनिफिट उठाया कि आपने पैसा कमाया और खूब पावर एंजॉय किया, और इस वक्त आप ये बेनिफिट चाहते हैं कि ये सब बातें करके अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। मुझे ना मेरे पास ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये केस हुआ है। हमने बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ खावर मानिका के मौक़िफ़ की तब्दीली पर उनसे बार बार सवाल किया, मगर वो कोई काबिल इत्मीनान जवाब नहीं दे सके। और इस मौक़िफ़ की तब्दीली की इसके अलावा और कोई वजह बाकी नहीं बचती कि खावर मानिका इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में एक बड़े बेनिफिशरी थे। पंजाब में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स में उनका किरदार रहा, और हमारे सवालात के जवाब में काबिल इत्मीनान जवाब ना देने से उन बहुत सारी खबरों की तस्दीक होती है जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में खावर मानिका के फ़ायदे उठाने के बारे में है। इसलिए सारे अरसे के दौरान खावर मानिका ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। फराग होगी और जमील गुज्जर के ज़रिए पाक पतन में तबादले कराते रहे। एक DPO ने आकर डेरे पर हाज़िरी नहीं दी तो उसे बरतरफ करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया तो जमील गुज्जर के साथ अदालत में पेश हुए, मगर हमारे प्रोग्राम में फराग होगी के शौहर जमील गुज्जर से ताल्लुक़ से ही मुकर गए और कहा कि बुशरा बीबी के कहने पर जमील गुज्जर ज़बरदस्ती मेरे बच्चों के गार्डियन बन गए थे। ये बच्चों के साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता था। ये फरा और ये दोनों बच्चों के सेल्फ क्लेम पेरेंट्स बने हुए थे। देखे ना, मैं तो फारिग हो चुका था उससे, अब वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर रही थी,
तो उससे ज़्यादा जिम्मेदार उससे फर्क होगी और जमील गुज्जर से ज़्यादा कौन करीबी मिल सकता है जो उसका कहना माने। जमील गुज्जर डीपीओ को लोगों से कॉल करा के अच्छा एक सवाल होता है साहब, जमील गुज्जर डीपीओ को कॉल करा रहे थे ऑफिशियल से, जिसमें एक इंटेलिजेंस के एहलकार भी थे, कर्नल साहब, उनसे कॉल करा के कहा कि आपसे जाके मानिका साहब से जाके उनके डेयरी पर माफी मांगो, उन्होंने इनकार किया। नंबर 1। नंबर 2, जो आईजी पंजाब थे उस वक्त, उन साहब ने जो कलीम इमाम साहब थे बगैर तहकीकात किए डीपीओ को बरतरफ कर दिया। चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं और बाकायदा तौर पर एक और ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का टास्क देते हैं जो कनेक्टा से थे, और फिर वो ऑफिसर कहते हैं कि जो आईजी पंजाब ने इंक्वायरी की थी जो कि सारी की सारी डीपीओ के खिलाफ थी वो गलत इंक्वायरी थी, और फिर चीफ मिनिस्टर बुज़दार को माफी मांगनी पड़ती है, फिर आईजी को माफी मांगनी पड़ती है, फिर गुज्जर को। तो सब आपके मुताबिक हो रहा था कि जो आपकी शिकायत थी उसको एड्रेस करने के लिए जमील गुज्जर, बुज़दार, आईजी पंजाब सब आपके लिए कर रहे थे। ये तो बाद में चीफ जस्टिस ने अलग इंक्वायरी कराई तो पता चला डीपीओ के साथ जुल्म हो रहा था। जी ऐसी बात नहीं है खानज़ादा साहब, मैं ख्याल आप गलत समझ रहे हैं। अब जरा जजमेंट तो पढ़ें, जजमेंट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। उसने जमील गुज्जर के बारे में लिख दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर इसने आइंदा किसी सरकारी मामले में दखल अंदाजी की तो सुप्रीम कोर्ट इसका स्टेट एक्शन लेगी। वो क्या एक्शन हुआ मगर अब इस सब में मसला है कि जमील गुज्जर अदालत से निकल के आपके साथ एक ताल्लुक बताते थे। ये सुनिए, जमील गुज्जर उसी वक्त अदालत से निकल के क्या ताल्लुक बताते थे जिसका आपने कभी डिनाइल नहीं किया। देखिए आज कर आपको भी कहीं से हुक्म आया या आपके ज़हन में ये खुद ही बात आई? मेरे वो बच्चे हैं, बचपन से, आज से नहीं 20-25 साल पहले से हम लोग एक फैमिली है, फैमिली की तरह है, और वो हमारे बहन भाई मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह। उस्मान बुज़दार से आपका क्या ताल्लुक थी? उस्मान बुज़दार सीएम, मैं साहिल, ये मेरा ताल्लुक है। ये मानिका साहब बच्चों के साथ ताल्लुक, और इंटरव्यू में देखिए आपके साथ क्या ताल्लुक बताते थे। मानिका साहब के वालिद साहब हैं, वो भी पुराने पार्लियामेंटेरियन है, हमारा भी पुराना सियासी खानदान है, हमारे बाप दादा से एक दूसरे के साथ वाकफियत है भाई। तो इसीलिए बुशरा बीबी की और फराह बीबी की दोस्ती हुई। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों की वाकफियत पहले थी। मेरी तो मानिका साहब से न्याजमंदी जरूर है, वो बड़े भाइयों की जगह है। न्याजमंदी 20-25 का साल, बच्चों से 20-25 साल का ताल्लुक, फिर वो जो डीपीओ थे, इसके वाक़े के बाद भी आला की अदालत ने सख्त कहा था वो डीपीओ 28 महीने तक उसको ओएसडी लगा के रखा गया, वो लगता था उसे हटा दिया जाता था, वज़ीर आज़म हाउस की इंस्ट्रक्शन पर हटाया जाता था। हमजा शहबाज की हुकूमत आती है वापस लगते हैं, हमजा शहबाज की हुकूमत जाती है, परवेज़ इलाही की हुकूमत आती है वापस हटा दिए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उस डीपीओ के खिलाफ जिससे आपकी नाराज़गी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये बच्चों की वजह से, अगर मेरे बच्चों की वजह से ये हुआ ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रिक थे ये था जमील गुज्जर और फराह गोगी थे। फिर इस सारे के सारे मामले में फिर आपने ये फैसला किया कि ठीक है सिस्टम का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि 3 जनवरी 2022 तारिक भट्ट साहब की द न्यूज़ में स्टोरी छपती है कि अगस्त 2018 से लेकर 3 साल में 7 डीपीओ बदले गए हैं पाकपतन के, इसके अलावा 6 कमिश्नर बदले गए हैं पाकपतन के, और जो दूसरे सारे तबादले होते हैं वो बाप बेटे के कहने पर होते हैं। आपके बारे में इम्प्लाई कर रहे थे अगर आपके डेरे पे कोई पेश ना हो या फिर आपके बेटे की अगर किसी ऑफिसर ने कॉल तक नहीं उठाई, इस बात पे भी तबादला कर दिया जाता है। इतनी आप लोगों की चलती है, तो आप पूरे बेनिफिशियरी थे इस गोगी, गुज्जर, बुशरा बीबी, बुज़दार के निज़ाम के। असल में होता क्या था कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स का सारा जिम्मेदारी ही पंजाब में बुज़दार की और ये फराह गोगी और जमील गुज्जर के हाथ थी। कोई जवाब नहीं था खबर मानिका के पास, मगर वो ये दावा कर रहे थे कि ये सब उनके बच्चों के लिए हुआ, और बुशरा बीबी इमरान खान से शादी के बाद बच्चों का पूछती भी नहीं थी, और पूछता था तो फराह गोगी और जमील गुज्जर पूछते थे जो खुद गार्डियन बन गए थे। मगर हकीकत ये है कि आज इस सारे मामले में उनके अपने बच्चे बुशरा बीबी के साथ खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ खबर मानिका के वकला की जानिब से जज अफजल मजूका की अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई जो इंतहाई शर्मनाक और बेहुदा हैं, और बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलों पर फैसले में ताख़ीर के लिए हैं, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक कल यानी 12 जुलाई को फैसला ना सुनाया जा सके। खबर मानिका की पहली दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुलजिमा के वकला की जानिब से दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजार की माहवारियों के बारे में 2 मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। पहले मौक़िफ़ के मुताबिक 40 साल की उम्र के बाद एक खातून मेनोपॉज से गुजरती है जिससे उसकी माहवारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जबकि दूसरे मौक़िफ़ में एक फ़ैसले का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक खातून दरख्वास्त गुजार की माहवारी में बेकायदगी है और उनकी माहवारी के हवाले से कोई इबहाम है। दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के वकला ने इस एक हवाले पर जोर दिया
लेकिन इसकी कोई मंतक या वजह पेश नहीं की गई। जहाँ दरख्वास्त गुजार के दो मुतज़ाद मौक़िफ़ हों तो वहाँ बेहतर होगा कि मुतल्लिका माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की राय या रहनुमाई ली जाए ताकि दूसरी शादी के वक्त मुलजिमा बुशरा बीबी की माहवारी की सूरत हाल वाज़ेह मालूम हो सके। इंसाफ का उसूल मुतालबा करता है कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट्स बुशरा बीबी का जायज़ा लें। ये इस केस का फैसला करने के लिए ज़रूरी और अहम है। इसकी रोशनी में इस्तदा की जाती है कि आला क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल किसी हुकूमती मेडिकल बोर्ड से बुशरा बीबी की 2018 में माहवारी का जायज़ा लिया जाए ताकि इस हवाले से इबहम ख़त्म हो और इंसाफ मिल सके। जबकि खबर मानिका की तरफ से एक और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त गुजार और मुल्ज़िम के वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद फतवा आलमगीरी के फतवे का सहारा लिया गया, जिसमें बहस की गई है कि इद्दत का दौरानिया 39 दिनों का भी हो सकता है, लेकिन इस हवाले से कोई वजह या मंतक पेश नहीं की गई। मुल्ज़िम और दरख्वास्त गुजार के वकला की जानिब से इस एक हवाले पर जोर दिया जा रहा है और इसको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये इद्दत के दौरानिए पर पाकिस्तानी कानून और इस्लामी फ़िक़्ह का हतमी फैसला हो, जबकि इसके बरक्स इद्दत के दौरानिए का तयन इस्लामी कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए नहीं किया जा सकता। यानी कुरान और सुन्नत के बरक्स अब चूँकि इद्दत का सवाल कुरान और इस्लाम में दिया गया, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए इसकी किसी ग्रुप या फ़र्द की ख्वाहिश पर तशरीह नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी होगा कि इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र जानने के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, वफाकी शरई अदालत और किसी नामवर गैर जानिबदार और मुतवाज़न इस्लामी स्कॉलर से इद्दत के दौरानिए पर राय ली जाए। इंसाफ के उसूल का तकाजा है कि कुरान और सुन्नत के हवाले से इस अहम इशू पर इन फोरम से रब्ता किया जाए ताकि इस सवाल का जवाब मिल सके और दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिशात पर इस्लामी फ़िक़्ह की तशरीह को रोका जाए। इन दोनों दरख्वास्तों पर आज खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज अफजल मजूका से इस्तदा की कि काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। हो सकता है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट उनके हक में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए मुअज़्ज़िज़ अदालत इंसाफ फराहम करने के नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। दूसरी दरख्वास्त वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के उलमा को अप्रोच करने से मुताल्लिक है। इद्दत पर उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं कि इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। हमारी दरख्वास्त है कि इस केस में मज़ीद समाअत ना की जाए जब तक कि उलमा का मौक़िफ़ ना आ जाए। इस पर इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने कहा कि इन दरख्वास्तों पर फैसला करते हुए शिकायत कुरुंदा और उनके वकला का कंडक्ट भी देखना होगा कि इसको इल्तवा में रखने की मुतादिद कोशिशें की गई। अब यह अदालत को काम से रोकने के लिए तीसरी कोशिश की जा रही है। अदालत ने खबर मानिका की इन दोनों दरख्वास्तों और उनके वकला की समाअत रोकने की सदा पर कोई रिमार्क्स नहीं दी है और समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि खबर मानिका को इस वक्त इस एक और घटिया हरकत की ज़रूरत क्यों पेश आई। इद्दत का तकाजा एक दीनी मामला है। इस पर कुरान और सुन्नत के अलावा दीनी माहिरीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसके पीछे मंतक वाज़ेह है। इसी मंतक पर उलमा की राय पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी वाज़ेह है। तो फिर इस सूरत हाल में खबर मानिका की जानिब से अपनी साबिका अहलिया की किरदार कुशी के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन नई दरख्वास्तों की क्या मंतक है। उनका इस बात पर इसरार के 90 दिनों की इद्दत पूरी नहीं की गई, इसकी क्या मंतक है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उलमा का फतवा और ख़ुद इस केस में खबर मानिका के ही गवाह मुफ्ती सईद का अपना बयान मौजूद है कि इद्दत के लिए 39 दिनों का दौरानिया भी काफ़ी है। जबकि बुशरा बीबी का इमरान खान से निकाह बकौल खबर मानिका की तलाक की दी गई टाइमलाइन के मुताबिक भी 48 दिन बाद हुआ। तो फिर इस बहस का इस वक्त क्या जवाब है। खबर मानिका का अपनी एहलिया की 6 साल पहले माहवारी का जायज़ा लेने की दरख्वास्त का क्या जवाब है। अगर इस हवाले से खबर मानिका की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी पर निकाह की तारीख पर गलत बयानी का बयान मान भी लिया जाए तो भी ये क्रिमिनल केस नहीं बनता। इस हवाले से 2022 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जिसके मुताबिक इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी ना ही वो कलअदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदेही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी हो, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में आयल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इसी तरह से फासिद शादी बाकायदा तो हो सकती है लेकिन वो कलअदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलअदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद का एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है। औरत का कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात, जबकि कल उन्होंने 39 दिन में इद्दत की बात भी तस्लीम की। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजरी, क्योंकि अय्याम आमतौर पे 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। खुद जो हवाला दिया है मौलाना तकी उस्मानी साहब का, और आपने जो इरशाद फरमाया है हज़रत पीर करम शाह साहब अल अज़हरी का, वही फतवा है और सब लोग उसी पे अमल करते हैं।
आप कह रहे हैं कि जो 39 दिन वाला फतवा दिया मौलाना तकी उस्मानी ने और पीर करम शाह ने वो ठीक है, तो अगर वो ठीक है तो फिर तो अगर 1 नवंबर को भी 1 जनवरी को भी निकाह हुआ तो वो भी ठीक है जब तक 46 दिन हो चुके थे, या आप कहें कि फतवा गलत है मौलाना तकी उस्मानी का? नहीं, मैंने अपने मौक़िफ़ अपनी चीज़ की वजाहत कर दी, अपने फ़आल की। मानिका साहब कहें कोई और कहे, ये उन्हीं के ज़िम्मे है और वही जानते होंगे। लेकिन ना सिर्फ इस हवाले से क्रिमिनल केस बनाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, बल्कि अब जब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया तो खबर मानी का ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो मामला एक सियासी जमात के लीडर का आवाम के साथ बोले गए झूठ से शुरू हुआ था, क्योंकि इमरान खान ने पहले इनकार किया कि उन्होंने जनवरी 2018 को निकाह किया था और फरवरी 2018 में शादी का दावा किया था। फिर अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 जनवरी 2018 को ही मेरा निकाह हुआ था और फरवरी में दूसरा निकाह नहीं हुआ था। मगर मुफ्ती सईद, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले जनवरी में निकाह पढ़ाया, फिर इमरान खान के कहने पर दोबारा फरवरी में निकाह पढ़ाया, वो भी कह रहे हैं कि 39 दिन की मुद्दत में इद्दत मुकम्मल हो जाती है और औरत का कौल मोतबर है। मगर अब झूठ बोलने का इल्ज़ाम बदलते बदलते गैर शरई और गैर कानूनी निकाह में बदल गया और मामला बुशरा बीबी की किरदार कुशी पर आ गया, क्योंकि ये इल्ज़ामात और इन इल्ज़ामात की रोशनी में आने वाला फ़ैसला सिर्फ बुशरा बीबी तक महदूद नहीं रहेगा। इससे पूरे पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन मुतासिर होंगी। ख़वातीन के लिए जहाँ तलाक पहले ही एक बहुत बड़ा टैबू है, उनके लिए खुला लेना एक मुश्किल मरहला बना दिया जाता है और उसके बाद दूसरी शादी करना दुश्वार होता है। और अब उस मुआशरे में ख़वातीन इस खौफ में रहेंगी कि न जाने तलाक के कितने सालों बाद उनके साबिक शौहर उनकी नई ज़िंदगी गुजारने में क्या क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। नए IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है, जिसे सूबों ने तस्लीम कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं। IMF ने 4 सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। 4 सूबों ने ज़रा इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया और ज़रा आमदनी पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरत्तिब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। 4 सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़रा का कहना है कि ज़रा आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदनी पर आयद होगी। ज़रा आमदनी पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़रा आमदनी पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़रा का बताना है कि ज़रा आमदनी पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ज़रा वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस हवाले से IMF से मस्बत मुज़ाकरात किए हैं। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने ज़रा आमदनी पर 45% तक टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक ये शर्त नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF के मुतालबात का हिस्सा है। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स के लिए मौजूदा कवानीन में तरामीम के लिए अक्टूबर 2024 तक की डेडलाइन मुकर्रर की है ताकि उन्हें वफाकी इनकम टैक्स कानून के मुताबिक बनाया जा सके। इसके अलावा IMF ने लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए इनकम टैक्स छूट अक्टूबर तक खत्म करने का मुतालबा किया है। आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ज़राई टैक्स नहीं लगा सकती है। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो ज़राअत पर टैक्स वसूल करें। ज़राई सेक्टर का मुल्की मईशत में हिस्सा 24% है, मगर टैक्स में इसका हिस्सा 0.1% से भी कम है। खबर के मुताबिक IMF ने आइनी मामलात को छेड़े बगैर सूबों से कहा है कि वो भी नॉन सैलरीड कारोबारी अफराद की टैक्स शरह को इख्तियार करें जो आमदनी का 45% तक है। बजट से पहले 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी पर 35% इनकम टैक्स था, मगर अब बजट के बाद 3,41,000 माहाना आमदनी पर 35% और 8,33,000 रुपए माहाना आमदनी पर 39% इनकम टैक्स कर दिया गया है। जबकि नॉन सैलरीड के लिए आमदनी पर टैक्स की नई ज़्यादा से ज़्यादा शरह 45% है और उसमें सरचार्ज को शामिल कर लिया जाए तो ये 50% बनती है। और IMF ने यही शरह ज़रा आमदनी के लिए भी इख्तियार करने की तजवीज़ दी है। खबर के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट्स में यह अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान फार्म इनकम से GDP का 1% तक इनकम टैक्स वसूल कर सकता है, जो मईशत के मौजूदा हजम के मुताबिक 1,220 अरब रुपए बनता है। ज़राए के मुताबिक सूबों ने IMF की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। IMF की टीम की सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मीटिंग हो चुकी है, जिसमें सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़राई शोबे के लिए 35 से 45% तक का इनकम टैक्स की शरह मौजूदा 15% की शरह से बहुत ज़्यादा है। सूबों ने IMF की शर्त पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस हवाले से 2 दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बात की और कहा कि IMF की शर्त के मुताबिक ज़राई टैक्स लगाने के लिए तैयार है।
कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज्यादातर लगेगा बड़े जमींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है वो, तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट, और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्स नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता, टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। इसके अलावा आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग दी और कहा है कि चारों सूबाई वज़रा ने ज़रा इनकम टैक्स पर मज़बूत बातचीत की है। ज़रा इनकम टैक्स पर सूबाई वज़रा ख़जाना का मशकूर हूँ। सूबों के ताउन से ज़रा आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदा रवामा हो जाएगा। IMF ने प्रिजम्पटिव टैक्स खत्म करने का कहा है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स इसी शर्त पर लगाया गया है। एक्सपोर्टर्स इसी वजह से परेशान है, मगर हमारी मजबूरी है। एक्सपोर्टर्स के टैक्स रिफंड्स फौरी जारी करने का हुक्म दिया गया है। टैक्स रिफंड्स के लिए 5-6% रिश्वत देना इस निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। 260 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। टैक्स टू GDP को 13% पर ले जाएंगे। कोई मुल्क 9% टैक्स टू GDP की सतह पर नहीं चल सकता। हमने सबको फाइलर बनाना है, टैक्स नेट में सबको लाना है। IMF असल आमदनी पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। रियल एस्टेट में बिल्डर्स और डेवलपर्स पर टैक्स लगाया गया है। रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। हर शोबे की तरफ से दबाव आ रहा है। हर शख्स चाहता है कि उस पर टैक्स न लगाया जाए। टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद बहाल करना है। टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। हर आदमी को फाइलर बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने अहकाम दिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुआशी हालात बेहतर होने से गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे और डिविडेंड्स अदा किए जा रहे हैं। पेंशन पर हर साल 1000 अरब रुपए दे रहे हैं। नए मुलाजमीन को रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी। फौज को इसके लिए 1 साल मजीद दिया है। 1 जुलाई से सिविल मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम शुरू होगा। मुसल्लह अफवाज ने अपना सर्विस स्ट्रक्चर देखना है। PWD के नुकसानात के बायस उसको खत्म करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद बताया कि रवां साल 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। डॉलर की कदर के बारे में मफरूज़े खत्म हो चुके हैं। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। डॉलर 300 या 400 रुपये पर जाने का मफरूज़ा खत्म हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।